सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला बड़ा एक अहम सामने आ गया है। पहले ये इल्ज़ाम लगाया गया अपोजिशन की जानिब से कि ऐसी तरह से वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों के हवाले से कि किसी के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी बना दी जाए, किसी के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज कर दिए जाएँ। और इस सिलसिले में अब साबिक़ DGFIA बशीर मेमन ने बाकायदा तौर पर ये इंकशाफात किए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर जमातों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने आज इन तमाम तर इल्ज़ामात के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी मांगे जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वरना उनके खिलाफ हर जाने का नोटिस भी जो है वो जारी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ शहजाद अकबर साहब ये जो बात हो रही है, इधर अगर हम हुकूमत की तरफ बात करें तो हुकूमत के अपने मेंबर नेशनल असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि शहजाद अकबर साहब इस सारे अमल को देख रहे हैं और आज़म खान साहब वो देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा प्लान्ड एक इंक्वायरी बनाई गई, प्लान्ड उनके ख़िलाफ़ FIR हुई, प्लान्ड उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। तो जो इल्ज़ामात लग रहे थे पहले अपोजिशन की जानिब से, वही इल्ज़ामात हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए जो मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो लगा रहे हैं। और ग्रुप बहुत बड़ा होता जा रहा, पहले 10-12, फिर 30-32 और उसके बाद 50 से 55 मेंबर असम्बली जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि वो उनके साथ हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई, फिर एक बाकायदा कमेटी भी बन गई है। उस कमेटी में क्या मामलात होंगे अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन ये संगीन इल्ज़ामात हैं जो दोनों जानिब से वज़ीर आज़म हाउस पर लग रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। राना अरशद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बसरा साहब, ये इल्ज़ामात हैं दोनों जानिब से, तहकीकात होंगी यकीनी तौर पर तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, वो पहले भी लगा रही थी, अब भी जब आप अपोजिशन में थे आप भी लगाते, ये एक सिलसिला है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी अब इल्ज़ामात आ गए और अपोजिशन के इल्ज़ामात के अंदर अब जो एक अहम चीज़ आई है वो साबिक एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो तमाम तर मुद्दा जो है वो इमरान खान साहब पर, आपकी हुकूमत पर और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो तमाम लोग हैं उनके हवाले से वो डाल रहे हैं। उनके इंकशाफात भी होशुबा हैं। अब मुस्लिम लीग नून कह रही है जनाब बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। तो ये आप पर इल्ज़ाम दोनों जानिब से क्यों लग रहे हैं, बल्कि 3 जानिब हो गए, ब्यूरोक्रेट साबिक वो भी ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बशीर मेमन साहब की बात के ऊपर मैं एक आपके सामने सब्सटेंशियल गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज चल पड़ा है कि अफसरान जो हैं वो मुद्दत मुलाज़मत जो ही पूरी करते हैं और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से रजू करते हैं तो वहाँ अपनी एक स्पेस बनाने के लिए तो इस किस्म के मामलात को लेके आ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जब मौसूफ को अगर हम बशीर मेमन साहब की बात को मान लें, एक लम्हे के लिए हम उनकी फॉर द आर्गूमेंट से एक बात को मान लें, तो वो कह रहे हैं कि वजीर आज़म ने उनको अपने पास बुलाया और वजीर आज़म ने हुक्म दिया कि वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के इन लीडरों के ऊपर जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करें और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा और अल्टीमेटली उनको हटा दिया गया। इसका मतलब ये है मुदस्सर कि जो नए DG लगाए गए होंगे, अगर इनकी बात मान ली गई हो तो उनको मशरूत तरीके से लगाया गया होगा कि आपने हर सूरत जो है वो एंटी टेररिस्ट जो 780A की दफात है उनके पर्चे देने हैं, मरियम के ऊपर भी और बाकी लीडरशिप के ऊपर भी। आप मुझे बताइए कि मरियम के ऊपर कितने पर्चे हुए एंटी टेररिज्म के तहत? कोई पर्चा हुआ? कोई दफात लगी दहशतगर्दी की उनके ऊपर? कोई बाकी लीडरशिप के ऊपर कोई दफात लगी उसकी? कोई पर्चे हुए? देखिए, मसला ये है सर, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने करने से इनकार कर दिया, फिर मेमन साहब ने इसलिए होने नहीं दिया। कर दिया। ये जो बशीर कज़ाब हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया इससे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर ये चाह रहे थे कि मैंने हर सूद करवाना है इसको और वो विलिंग थे
और मसद थे इसके ऊपर, मसद थे कि मैंने हर सूरत इसको करवाना है, तो अगले डीजी को भी उन्होंने यही कहा होगा ना लगाने से पहले कि मैं आपको लगा रहा हूं लेकिन आपने लीडरशिप के ऊपर पर्चे देने हैं। अगर तो पर्चे हुए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर लीडरशिप के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा, अगर नहीं हुए तो बशीर कज़्ज़ाब को ये सवाल करना चाहिए था जब जहां भी टेलीविजन के ऊपर अपीयर हुए कि यही जुर्रत रंदाना आपने तब क्यों ना दिखाई जो अब दिखा रहे हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे तो वो पर्चे अब क्यों नहीं हुए? क्या अब DGFIA नहीं लगे हुए? क्या प्राइम मिनिस्टर की जो है वो नहीं देख रहे सारे मामले को? देखिए मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि ये एक बड़ी एक स्मेर किस्म की कैंपेन है जो चलाई गई है। अगर आपने जो यहाँ पे बड़े हमारे जिन साहब उनको टेलीविजन के ऊपर बुलाया, अब मैं कहूँगा कुछ नहीं क्योंकि मैं उनको कुछ कहूंगा तो फिर आपके अंदर का सहाफी भी जाग जाएगा। मसला सिर्फ ये है सर, हम तो ये बात है ना कि सबकी बात हो, क्लियर हो, चीज़ें हो, इल्ज़ामात की बात ही ना हो। जो इल्ज़ामात, मैंने तो पहले ये कहा, बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात हैं वो भी इल्ज़ामात हैं, जो जहांगीर तरीन साहब पर लगे हैं वो तहकीकात के बाद वो भी निकल आएंगे। जो वो लगा रहे हैं राजा रियाज साहब के वहाँ से कौन कौन कैसे कैसे कह रहा है वो भी इल्ज़ामात हैं। सब की तहकीकात होना बड़ा ज़रूरी है। आप बात मुकम्मल करें, मैं फिर राना आशिफ साहब से जवाब लेता हूँ। जी मुदस्सर, मैं आपको सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मीडिया के ऊपर कुछ हाउसेस के अंदर गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन है जो बड़े पहले दिन से जारी है, उनको नई बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक यहाँ पे हमारे सीनियर किस्म के एक सफारतकार रहे हैं अब्दुल बासित, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने उनको डिक्टेट किया हुआ था कि आपने कहीं बाहर जाके नाम नहीं लेना कश्मीर का और इसके ऊपर बात नहीं करनी और किसी किस्म की इस हुकूमत के ऊपर जो इंडिया के अंदर तनकीद नहीं करनी। क्या कभी इन्होंने उसको बुला के भी कहा कि आए प्रोग्राम करते हैं? ये ज्यादा खतरनाक बात है कि मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर बात नहीं करनी, आपने कुलभूषण पे बात नहीं करनी, आपने कश्मीर पे बात नहीं करनी। उसको तो आज तक कभी किसी ने नहीं बुलाया। उसके इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा भी कोई नहीं करता, ना उसके मुतालबात का मुतालबा किया जाता है, ना पूरी दुनिया के अंदर जो यहाँ चोरों और डाकुओं की ने पाकिस्तान की जागसाई की, ना उसके ऊपर प्रोग्राम किया जाता है। एक बशीर मेमन जो बशीर कज़्ज़ाब उतरा है हमारे ऊपर, उसके ऊपर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। ठीक हो गया। आप ये अगर ये चीज़ें वज़ीर आज़म ने करना होती राना अरशद साहब तो वो अगले आने वाले DGFIA से भी करवा लेते। अगर ये तमाम तर चीज़ें करना होती तो वज़ीर आज़म तो फिर ताकतवर हैं, वो तो किसी से भी फिर करवा सकते थे कि ये सारे के सारा अमल, लेकिन वो है नहीं। अब चक्कर ये है कि ये जब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, आप मुतालबात कर रहे हैं कि अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, तो खुद आप इन सारे इल्ज़ामात को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम नून अदालत में जाएगी। अदालत में पहले भी ये इल्ज़ामात तो पहले भी आए थे, अब दोबारा उनका इंटरव्यू आया, दोबारा ये चीज़ें सामने आ रही। अदालत में क्यों नहीं जा रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके बोल्ड टीवी का। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि आज बशीर मेमन कज़्ज़ाब बन गया और ये कज़्ज़ाबों का जो टोला है, ये अली बाबा 40 चोरों का जो टोला है, ये नैब न्याजी कठजोड़ जो हम कहते थे, ये बशीर मेमन जिसको आगे और भी कुछ कहा जा रहा है, ये हमने लगाया था, ये इन्हीं नाहल लोगों ने लगाया था। ये ऐसे ही नाहल लोग हैं जैसे इन्होंने तो सरकारी अफसर है, उन्होंने कहां से लगाना है सर? सरकारी अफसर तो आपको पता है CSP ऑफिसर के लगने का तरीकाकार तो वो सर भाई मैं यही तो कर रहा हूँ। जी जी सर भाई हमने लगाया था। अगर इन लोगों ने अगर बेकौल इनके कि वो बशीर मेमन गलत आदमी था या है, तो फिर गलत की सिलेक्शन इन लोगों ने की। देखना, जब ये जो कंसर्न लोग हैं ये उन पर प्रेशर डालेंगे और वो शहजाद अकबर नामी जो शख्स है, हम तो कहते थे, लेकिन आज जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, सबके हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आज तो वो बात PTI वाले कर रहे हैं। वो राजा रियाज क्या कहता है कि हमारे साथ, वो कहता है तहरीक इंसाफ में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वो 11 MNA और वो 22 MPA। देख ना, इमरान न्याजी ने NRO तो दे दिया अपने आप को कि वो पहले उसी हेलीकॉप्टर से हमारी पंजाब गवर्नमेंट 25 जुलाई 2018 को भर रही थी, छीन ली गई आजाद MNA को इसी हेलीकॉप्टर पर। जो जहांगीर तरीन साहब हैं, कोई हलफ दे सकता है? मैं कहता हूं हल्फन, उनके फंड से हेलीकॉप्टर जो चलता था उस पर इमरान न्याजी पूरे पाकिस्तान में उसी पर जाया करता था, उसी पर कैंपेन करता था।
सर वो तो पर्सनल मामला हुआ ना कि वो तो जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो जा सकते थे, इमरान खान साहब आ सकते थे। ये तो पार्टी का मामला है, जैसे कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है पार्टी के फंड्स के हिसाब से, पार्टी की जल्द से। मैं भी जी जी बात कह रहा हूं जी जी, हम बात करते थे, आज पीटीआई के एमएनए एमपीएस वही कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब इसमें एक सवाल पैदा हो रहा है मेरा आपसे, मैं फिर तैमूर तालपुर साहब की जानिब से एक छोटा सा सवाल पैदा हो रहा है कि फिर इमरान खान साहब कोई के बारे में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो अगर उनको ये लग रहा है कि जेडीडब्ल्यू मुलव्वस है, जहांगीर तरीन मुलव्वस है, तो फिर तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। मुदस्सिर इकबाल साहब नहीं, चीनी का पर्चा नहीं दिया, अच्छा, शुगर माफिया का पर्चा नहीं दिया, 8-10 साल पुराने तीनों केस बनाए हैं। ये झूठापन, ये है तजाद इमरान न्याजी में। भाई चीनी 120 रुपए आज मिल रही है, लोग रमजान बाजारों में लाइनों में लगे हुए हैं, कोविड के इंजेक्शन के लिए लोग कोविड से मर रहे हैं, लाइनें लगी हुई है, और खुद रियासत मदीना का दावेदार सर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर देता हूं। यहाँ चीनी का जो मामला है वो तहकीकात अलग हो रही है, जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो केसेस हैं यकीनी तौर पर पुराने वो अलग हैं। उन्होंने तो ये एफआईए के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान थे, वो भी तब्दील कर दिए। बिल्कुल सर, डॉक्टर रिजवान साहब को तब्दील कर दिया गया है, तो अब ये भी एक बड़े एंड टाइम पर तब्दील किया गया, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। राणा साहब हम बात करते हैं, मैं तैमूर तालपुर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। सर ये बशीर मेमन साहब के इंकशाफात बड़े खुशबा हो रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस सारे अमल के अंदर? अभी बसरा साहब ने कहा कि अगर हमने मुकदमात करने होते, झूठ बोल रहे हैं बशीर मेमन साहब, करने होते तो वो किसी और से करवाए जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वाकई उनके जो मामलात हैं, जो बातें हैं वो सही हैं, तो फिर तो जिन पर इल्ज़ामात हो रहे हैं और जिनके खिलाफ वो कह रहे थे, तो उनको जाना चाहिए अदालतों में इस मामलात को लेकर। थैंक यू मुदस्सिर भाई। बेसिकली बशीर मेमन साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि एक तो वो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, ऊपर से हमारे कई आसपास के जमींदार भी हैं, और पिछले कुछ सालों में मुझ पर भी एफआईआर की बड़ी इंक्वायरीज बशीर मेमन साहब ने की थी, तो उनकी एक रेपुटेशन है। ही इज नोन टू बी अ गुड ऑफिसर, प्रेशर में कम आते हैं पर ऑफकोर्स आते हैं, और मेरे पे भी जो इंक्वायरीज की थी वो उन्होंने वफाक के कहने पर ही की थी। पर बशीर साहब अच्छे हो या बुरे हो मुझे नहीं पता, पर उनके लिए एक चीज बड़ी मशहूर है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। दिस इज अ नोन फैक्ट, एवरीबॉडी नोज इट, दैट्स नॉट लाइ। अब इस चीज को सेटल करने के लिए बड़ा सिंपल सा, एक सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट के दौरान कहा था कि नैब इमरान खान किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नैब इज बिकम पॉलिटिकल टूल टू विक्टिमाइज देयर पीपल। तो नैब वहीं पर काम कर रही है, ये भी वहीं पर काम कर रही है। और ये जो उन्होंने करप्शन की है इमरान खान और उनके 40 चोरों ने, जो ये 117% से 124th नंबर पे ले गए हैं पाकिस्तान की मोस्ट करप्ट नेशंस की इंडेक्स को, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि वो दूसरों को चुप कराने के लिए और सियासी मुफाद के लिए बशीर मेमन को, एफआईए को, नैब पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कोई आप देखेंगे तो कोर्टों में जाके भी नैब से बचते हैं। बीआरटी में क्या हुआ, बीआरटी में लोगों ने करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की, और उसके बाद खुद ही कोर्ट में चले गए कि नैब इनके ऊपर केस ना करे, और वो केस जीत भी गए। उसी तरह इनका फॉरेन फंडिंग केस था, जो फॉरेन फंडिंग केस है, तो ये कोर्ट के सहारा लेते रहे, जो उन्होंने चंदे में पैसे खाए, ज़कात के पैसे खाए, जो इंडिया में जो डिफरेंट दुनिया की लॉबीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लोगों से जो पैसे लोगों ने लिए, वो भी नहीं कोर्ट्स के थ्रू छुपा के उनसे बचते गए। जब इन्होंने अलीमा बाजी ने आके और अरबों रुपए कमाए, और खान साहब ने कहा था मैं ना एनआरओ लूंगा ना दूंगा, तो उन्होंने भी उनके अरबों रुपए वाइट कर दिए आके, और उन्होंने कह दिया मैं दर्जी का काम करती हूँ और दर्जी के कपड़े बना के मैंने अरबों रुपए कमा लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई छुपी छुपी नहीं है। या तो करप्शन की बात है, तो इनके अपने सीनियर मोस्ट है डॉक्टर ज्योति साहब, उन लोगों ने कहा कि भाई 35 करोड़ रुपए में इन लोगों ने सेनेट की सीट बेची। इनके एमएनए नरी साहब ने कहा उन्होंने बलूचिस्तान की सीट 75 करोड़ में बेची। तो ये जब सेनेट से ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? ये तो वो लोग हैं जिनको कोविड-19 के लिए सिंध हुकूमत मिलते करती रही कि हमें परमिशन दे दें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चाइना बात नहीं करता, मैं परमिशन दे दें, हम अपनी वैक्सीन पहले मंगवाए। पर इन लोगों ने मुफ्त की वैक्सीन लेनी थी, क्योंकि इनको चंदा चोरी का और भीख मांगने का इमरान खान को शौक है, तो उन्होंने इंतजार किया कि वो वैक्सीन इनको मुफ्त में मिले। और अभी तक दुख के साथ हमारे साथ वाला देश बांग्लादेश जो है, उसने अभी तक 7% से ज्यादा अपने पॉपुलेशन को कर दिया है वैक्सीनेट, और हमने 0.7% वैक्सीनेट किया है।
अगर सिंध को ये लाने देते सर, इस पे मैं चाहूंगा आप हमारे साथ रहें। इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करना चाह रहे हैं, खासतौर पर सिंध के हवाले से कि यहाँ वैक्सीनेशन का अमल सुस्त क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, जो हम आप करप्शन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, फिर करप्शन के इल्ज़ामात सबसे ज़्यादा इस हुकूमत में आकर इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ नून लीग पर लगा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लगा रहे हैं। वो तमाम तर वो कह रहे हैं केसेस भी पुराने हैं कि करप्शन के मामला जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किस तरह से जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं हुकूमत, वफाकी हुकूमत के 13 साल से आप हुकूमत में होने के बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं करे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ करप्शन की नज़र सिंध में की गई है। तो जो करप्शन का आप रुख उधर कर रहे हैं सर, वो तो इल्ज़ाम आप पर 13 साल से लगा रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि करप्शन है ही नहीं सिंध में, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फैक्ट फिगर के साथ कह सकता हूँ कि अगर करप्शन सबसे कम से कम किसी सूबे में है तो वो सिंध के सूबे में है, अगर गवर्नेंस है तो सिंध के सूबे में। और हमारा आज सबसे जो है बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वो सिंध में है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कोविड के एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं आपको हमारा सिंध का रिकवरी रेट बताऊंगा, आप उसको पंजाब और केपीके से कंपेयर करें। मैं आपको रिकवरी रेट के अलावा डेथ रेट बताऊंगा कि सिंध में कितना है, केपीके में कितना है, पंजाब में कितना है, आप उससे कंपेयर करें। तो मैं आया मैं फैक्ट एंड फिगर्स। बिल्कुल तैमूर साहब, आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम अगले सेगमेंट में बाकायदा तौर पर कोविड की सूरत हाल और सिंध की सूरत करना चाह रहे हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे पहले सेगमेंट को हम समअप की तरफ लेके चलें। एक और मसला उस्मान सईद बसरा साहब, वो है आपकी अपनी हुकूमत के अंदर से जो लोग निकले हैं वह इमरान खान साहब को वो बाकायदा तौर पर प्रेशर ग्रुप की तरह सामने आए हैं। वो उनकी मुलाकात भी हो गई, कमेटी भी बन गई, लेकिन वो खुश भी नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने इतनी पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम दी, जहांगीर तरीन साहब ये तमाम तर चीज़ें की हैं, तो वो क्यों इस तरह से हो रहा है। मैं बसरा साहब से भी बात करते हैं, लेकिन राना अरशद साहब, ये जहांगीर तरीन साहब जो कुछ उन्होंने किया, एक प्रेशर बनाया, तो फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ ही अब कुछ मामलात आगे बढ़ा ले पाकिस्तान मुस्लिम नून कि शायद उनके थ्रू ही ये हुकूमत गिराने की पोजीशन में आ जाए, क्योंकि आप तो खुद कुछ गिरा नहीं सके इस हुकूमत को। मुदस्सर भाई, ना हमने हुकूमत गिरानी थी, हम तो कहते हैं कि इन नलायकों को टाइम दिया जाए ताकि ये अपनी बनाई हुई शीशे की बिल्डिंग पर खुद ही गिरकर तबाह बर्बाद हो जाए। राना साहब, ये 4 दिन पहले का है वैसे बयानिया कि हुकूमत नहीं हम गिराएंगे। अक्टूबर से लेकर तो अभी मार्च तक तो आप हुकूमत गिराने पे लगे हुए थे सर। ये तो मरियम साहबा ने 3 दिन पहले ये बात की है, अब पूरी नून लीग का बयानिया बदल गया है। जी जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनकी नलायकियों की वजह से अब अदम एतमाद की जरूरत नहीं, अब तो नया इलेक्शन ड्यू है, अब इनका जाना ठहर चुका है। ये नलायक थे, नलायक हैं, नलायक ही रहेंगे। ये पाकिस्तान के 5.8 ग्रोथ रेट को 0.4 पर ले आए। ये आज देखें कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो 54,000 इंडेक्स पर थी आज भी घाटा पड़ा। कल भी राना साहब, मैं आपको यहाँ पर कता कलामी की माफी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो तो इमरान खान साहब के लिए, आपकी हुकूमत के लिए पीडीएम से भी ज़्यादा अब थ्रेट और सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा किए हुए है सर। सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहूँगा, मेरे जो दोनों पार्टिसिपेंट दोस्त हैं उन्होंने बड़ी माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाई है। मेरे ख्याल में राना साहब की ये अर्ज कर दूं कि राना साहब जब भी हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं तो अपने पता नहीं ये फैक्ट कहाँ से लेके आते हैं। मुझे जब भी नईम की बातें सुनी मुझे लगा फेसबुक नीचे खोले रखी होती है, हमने वहाँ से पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए, जिस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात का लीडर जो है वो चोरी करके डाका डाल के सजा याफ्ता होने के बाद इस मुल्क को धोखा दे के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इस निजाम को धोखा दे के, झूठ बोल के यहाँ से भाग चुका है। उस पार्टी के लोगों में ये जो हिम्मत है और ये हौसला है, और जिसको मैं कहूँगा डिटाई की ये हद है, ये डिटाई के माउंट एवरेस्ट हैं, उसके बावजूद टेलीविजन पे आके रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसके बावजूद आके आजाद अदलिया की बात करते हैं, पाकिस्तान में निजाम की शफाफियत है, जिनकी अपनी सारी लीडरशिप अल्लाह को लेके ये तक से लेके जेड तक और ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन में, भत्ताखोरी में, कमीशन खोरी में मुलव्वस है, जिनके अपने जिंदगी जो चीटियों से रौनक हैं,
जिनके अपने मुश्ताक चीनी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं, उनके वो लोग भी आगे टेलीविजन पे बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक निजाम शफाफ होना चाहिए और फलां आदमी किस पे इल्जाम लगा रहा है। और मेरे भाई ने पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे बड़ी गुफ्तगू की है। मैं बारहा इनको प्रोग्राम में याद करवाता हूँ कि भाई पीपल्स पार्टी 13 साल से बिला शिरकत गैर सिंध में हुकूमत के अंदर है, और जिस आप निजाम सेहत की बड़ी खूबियां गिनवाने की कोशिश कर रहे थे, उस निजाम सेहत में आज भी थर में बच्चे भूख, इफ्लास, नंग और अदवायात के ना मिलने से मर रहे हैं। उसी सिंध के अंदर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन जो है वो नायाब है और कुत्ते आजाद हैं। उसी सिंध के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि एड्स के ऊपर एक इमरजेंसी का निफाज कर दें, क्योंकि लाड़काना में एड्स के तारीखी केसेस निकल रहे हैं। उसी सिंध हुकूमत के लिए जो हमारे मौजूद अदलिया है उसके रिमार्क्स हैं कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, और वो डाइन कौन है मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे भाई चलिए सर, आपके इल्जामात का जवाब हो गया। मेरे सवाल का भी अब बस्ता साहब चाहेंगे कि सवाल कोई जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा मुदस्सर, अब मैं आपसे सवाल किया, मुदस्सर जो आपने सवाल किया मैं उसकी तरफ भी आऊं कि मेरे दोनों भाइयों को जवाब देना जरूरी था ना, ये क्योंकि मैंने सर मौका दिया आपको इसीलिए। जी जी, आप कहा कि जहांगीर तरीन। मुदस्सर, पाकिस्तान के सियासत के अंदर इमरान खान की पार्टी और उनकी वजारत उज़्मा के दौर में जो मिसालें कायम हो रही हैं, पाकिस्तान का सियासी कल्चर, पाकिस्तान का सियासी रखरखाव उसका कभी वाकफ ही नहीं था, कि जो नाशनास थे। देखिए पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग लड़े हैं वजीर आजम रूल ऑफ लॉ की जब बात करते हैं तो हर आदमी, हर पाकिस्तानी कानून के सामने बराबरी की हैसियत में खड़ा है। जहांगीर तरीन हो, जैद हो या बकर हो, उनको अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और वजीर आजम बारहा कह चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर किए बगैर कोई गुजारा नहीं है, और वो एक रूल ऑफ लॉ के मैकेनिज्म से गुजर रहे हैं। कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है जो माजी के अंदर कहा करते थे कि समदी 80 कमेटियों का सरबराह है, जब सवाल पूछेंगे तो वजीर आजम अपने जहाज में बिठा के उसको मुल्क से फरार करवा देगा। अब मुल्क के अंदर वो हालात नहीं है। रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं वजीर आजम, और इसके अंदर हर शहरी को अपने कानूनी इदारों के आगे, अपने लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज के आगे सवाल उठेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए बेशक आप उसको कह लें कि जी सियासी तौर पे कोई ब्लैकमेलिंग, जिसका नाम इमरान खान है, मुदस्सर आप भी जानते हैं और उनके तमाम सियासी हरीफ भी जानते हैं, वो ब्लैकमेल नहीं हो सकते। अगर ब्लैकमेल होना होता तो चोरों की जो 11 का इकट्ठ था, जो डाकू 11 है 11 की, इनसे हो जाते। इन्होंने मुल्क को बंद करने की कोशिश की, रैलियां की, जलसे किए, जुलूस। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं इस सारे अमल से, जो मुस्लिम नून तो नहीं कर सकी। आपके अपने मेंबर असम्बली जो हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो फिर अपनी घबराहट को उनका वक्त नहीं है, इसका मतलब है। मैं फिर राना साहब से बात करता हूँ। सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे हैं। बस्ता साहब, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए बगैर घबराए, बगैर पीछे हटे पेशकदमी कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन मुदस्सर, एक सवाल आप डाकुओं की तर्जमानों से भी पूछ लें, डाकुओं के तर्जमानों से भी पूछ लें कि डाकू नंबर 1 जो पाकिस्तान के निजाम को चकमा देके भाग गया, उसके वापस जब तक नहीं आता, ये रूल ऑफ लॉ की बात किस तरह कर सकते हैं? जिनकी लीडरशिप पाकिस्तान से भाग गई। सर वो वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे, वो वापस पहले भी गए थे, वापस आए थे। कोई रास्ता बनेगा कोई कानूनी तौर पर, कोई NRO का, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर तो बहरहाल कायद तो हैं। राना अरशद साहब, एक तो जवाब दें कि कब आएंगे सर आपके जो कायद मोहतरम है। दूसरा मेरा सवाल भी ले लें राना साहब, जवाब उनके देने के साथ मेरा सवाल भी ले लें। सर दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनके करीबी तरीन, अजीज तरीन, जहांगीर तरीन दोस्त हैं, उसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं। अगर वो चाहे 8 साल पुराना है, अगर उन मुकदमात में जान तो आपके दौर में होने चाहिए थे, नहीं आप लोगों ने किए। अब जहां से जो कुछ पकड़ा गया है वो हो रहे हैं। बाकी अब जो चीनी वाला मामला है उस पर अलग से तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात है, उसमें तो आपके लीडरों की भी, मुस्लिम लीग काफ की भी है, पीपल्स पार्टी के लीडरों की भी है, और जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिल रहे हैं, सबके खिलाफ हो रहे हैं। तो फिर एप्रिसिएशन होनी चाहिए राना साहब कि अगर वजीर आजम कर रहे हैं तो। मुदस्सर साहब, वो जो है ना बार बार नौकरी लेने वाले मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी, उसने कहा था 4 माह पहले
कि 3 बड़ों की जंग ने पीटीआई और हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन? शामुद कुरैशी, तरीन एंड असद उमर। तो यही बात है कि जब तरीन का जहाज था, और मुझे बात करने दो, जब राणा साहब जी जी, पंजाब का दफ्तर बनाना, सेक्रेटरीट बनाना भी याद आ गया। और जो 3 दिन पहले इमरान नियाजी की मौजूदगी में शामुद कुरैशी ने कहा कि आधा तितर आधा थे, 4 इधर 4 उधर, शर्म आनी चाहिए। वो MNN के हैं, वो इनको कहते हैं कि ये सारा चूचू का मरब्बा। जब हमारे नसर साहब, मैं बसर साहब हमारे जी, बसर साहब मैं बात तो ले लेंगे। इमरान नियाजी के वालिद साहब नौकरी से क्यों निकले थे? बताएं कि वो बड़ी गाला का घर 300 कनाल का नियाजी को कहां से आया? बताएं कि वो नमल यूनिवर्सिटी की सैकड़ों एकड़ जमीन भी शहबाज शरीफ ने दी। वैसे और सर खानम सही शौकत खानम तो 1989 में मरियम के दादाजी ने दिए। ये तो मांगने वाले थे, उस वक्त भी मांगते थे, आज भी मुल्क को। मुझे ये बताएं, माफिया का ड्रामा करने वालों, आज गरीब रो रहे हैं, आज रो रहे हैं, आज रमजान और यहाँ पे सब डाका मारे, बिजली महंगी, गैस महंगी। सर एक सवाल जो है राणा साहब, राणा अशरफ साहब, यहाँ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। राणा अशरफ साहब, सवाल मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के कुछ चांसेस हैं सर अभी इस साल में 2021 में? सर कर ले इंशाल्लाह। मियां नवाज साहब और मरियम 13 जुलाई 2018 को लंदन से ही आए थे, जेल में गिरफ्तारी दी, नलायकों की जिद और भीड़ की सजा भुगती। नहीं सर, अदालत का जो है वो फैसला था। ये हुकूमतें कौन हो सकती किसी को गिरफ्तार करें? अदालत से फिर हुआ और अदालत से वो बाहर चले गए। अदालत ने फिर उनके लिए कहा है। अब ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान उनके हवाले से कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कुछ होती है नहीं होती। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी, राना अशरफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और सिंध में क्या सिचुएशन है अब तक की वैक्सीनेशन पर, उस पर खासतौर पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से कोविड-19 में बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, लेकिन उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है और कुछ लोग खुद जाके वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हुकूमत इस वक्त इस मामले में खुद इंतहाई सुस्त नज़र आ रही है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर खित्ते के ममालिक हमसे ज़्यादा तेज़ी के साथ परसेंटेज में ज़्यादा वैक्सीनेशन कर चुके हैं। सिर्फ हम सिंध के अगर फिगर्स की अभी इब्तदाई तौर पर बात करें तो उनको अब तक 6,53,000 जो डोज हैं वो मिल चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जहाँ पर 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का दावा किया जाता है, उस 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के इस शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है और उसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है। तो सिर्फ 6,53,000 वैक्सीनेशन के बावजूद भी अभी सूबे में सिर्फ 1% भी वैक्सीनेशन का अमल नहीं किया जा चुका। ये लम्हा फिक्रिया है। साथ ही साथ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो खुद 1 करोड़ डोज खरीदेंगे। चाइना के हवाले से ये हुआ कि चाइना हुकूमत से हुकूमत में बात करेगी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उन्हें बाकायदा तौर पर कोई इजाज़त नहीं दी जा रही, बात नहीं हो रही। तो फिर रशिया से क्यों नहीं खरीदी गई, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ सलाउद्दीन अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कि सूरत हाल लाहौर में, जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आधी आबादी मुल्क से ज़्यादा है, वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी वहाँ के फिगर्स जानेंगे। सलाउद्दीन, पहले आप आगाह कीजिएगा, क्या वजह है? ऐलान हुआ 1 करोड़ डोज देंगे, अब 1 करोड़ डोज 4.5 के करीब आबादी है सिंध की, तो वो 1 करोड़ डोज कब खरीदी जाएगी, कहाँ से खरीदी जाएगी? क्या लाया अमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास?
जी बिल्कुल, मैं देखें जो 6,53,000 डोज की आपने बात की, इसमें जो है मुख्तलिफ अक़साम की डोज हैं। जैसे साइनोफार्म है वो 5,62,000 की डोज है। ये जितनी भी डोज इनको मिली हैं, जो वैक्सीन मिली है, ये सारी की सारी वफाक से सिंध हुकूमत को मिली है। सिंध हुकूमत ने जो है वो 1.5 अरब रुपए वैक्सीन खरीदने के लिए मुख्तस तो किए हैं, लेकिन अभी तक एक भी डोज खरीदी नहीं है खुद। और अच्छा। इस हवाले से जो चाहते हैं कि जी 1 करोड़ डोज जो है वो लेना चाहते हैं, उसके लिए जब उनका जो मौक़िफ़ है सिंध हुकूमत के, हम जब चाइना से बात करते हैं तो चाइना सूबाई सतह पर बात नहीं करना चाहता। चाइना चाहता है कि जी वफाकी सतह पर जो बात हो तो उससे जो है उनको मिलेगी। लेकिन जब वो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं रशिया का, तो रशिया से जब जो खरीदना चाहते हैं, तो रशिया की जो वैक्सीन है वो कमर्शियल है इस वक्त, उसकी कमर्शियल कीमत तो इनके सामने है, लेकिन वो चाहती है सिंध हुकूमत के उसकी कोई गवर्नमेंट प्राइस सामने आ जाए ताकि वो कम प्राइस होगी। कमर्शियल इनको महंगी पड़ती है तो गवर्नमेंट प्राइस से ये खरीदना चाहते हैं, लेकिन यही वजह है कि अभी तक इस वजह से ये नहीं खरीद सके। और एक और वैक्सीन के कैन-साइनो जो वैक्सीन सिंध हुकूमत को मिली है, उसकी 11,000 डोज इनको मिली हैं। और ये सिंगल डोज होती है। जो साइनोफार्म है वो डबल डोज होती है। जो साइनो जो है ना, वो सिर्फ 11,000 डोज जो इनको मिली है, उन्होंने कैदियों को जो है, जो जेल में कैदी हैं, उनको लगाई है। तकरीबन अब तक 10,000 जो है उनको ये जो डोज है ना ये लग चुकी हैं। और जो साइनोफार्म डोज हैं, उसमें से जो तकरीबन 5,41,000 जो डोज हैं वो तो सिंध हुकूमत जो है मुख्तलिफ अजला में जारी कर चुकी है। उसमें भी अभी जो इस्तेमाल हुई हैं वो 3,93,000 पूरे सूबे में। तो ये वाकई आपने भी बात की, ये लम्हा फिक्रिया है, इतना बड़ा सूबा है, उसके अंदर इस तरह जो है बहुत सुस्त रवि से जो है वो काम हो रहा है। तो दूसरे बड़े सूबे के हवाले से भी बात कर लेते हैं। खबर अब्बास, तो पंजाब ने भी विफाक की जाने भी नजरें रखी हुई हैं कि वहां से डोज आएंगी, जितनी आएंगी लगा दी जाएंगी, वहां क्या सूरत हाल है? मुदस्सिर साहब, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि पंजाब जो है वो मुल्क की आधी से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल जो है वो सूबा है, और यहाँ पर अभी तक सरकारी फिगर्स के मुताबिक 13% से ज़ायद कोरोना मस्बत केसेस की जो है वो शरह बढ़ चुकी है। और कल जो है वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर एक इजलास बुलाया था कोरोना कमेटी का, काबीना कमेटी का, जिसमें 1.5 अरब रुपए मालियत का जो है वो मंजूरी दी गई है कि जिसकी वैक्सीन ख़रीदी जाएगी, मगर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। जबकि यहाँ पर अभी तक सूबे के अंदर वज़ीर आला का कहना है कि 10 लाख अफराद को जो है वो वैक्सीनेशन कर दी गई है। अगर आप देखें तो सूबे की आबादी 10 करोड़ से भी ज़ायद है, और 10 लाख की आप रेशो देखो तो 1% से भी कम बनता है। जबकि 8 इजला ऐसे हैं जिनमें लाहौर है, रहीम यार खान है, डीजी खान है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, गुजरांवाला है, उसके अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद कर दी गई हैं। और एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई है कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। तो एक हैरान कुन चीज़ यह है कि एपेक्स कमेटी में मौजूद तमाम अफराद ने, खा वो हुकूमती ओहदेदारान थे या अस्करी क़यादत थे, उन्होंने जो है कोरोना इक़दामात के हवाले से इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिसके बाद अभी जो है उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और उनका यह भी कहना था कि जहां पर 8% से ज़ायद केसेस हैं वहां पर जो है कोरोना एसओपीज पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। 6 बजे के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसओपीज पर अमल दरामद पर जो है वो जोर हो रहा है। लेकिन जो असल चीज है कि एक तरफ एसओपीज बिल्कुल ये जरूरी है, लेकिन जो पैरेलल एक मामला है वो है वैक्सीनेशन का। तो अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल है वो हमें सिर्फ 2.5-3 लाख सिंध में नज़र आ रहा है, और 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी के सूबे में सिर्फ 10 लाख वैक्सीनेशन का अमल नज़र आ रहा है। तो वफाकी हुकूमत कब सूबों को इजाज़त देगी, सूबे कब खरीदेंगे, और ये जो सूरत हाल है वो मज़ीद पेचीदा हो रही है। अभी तक फैसला इस मामले पर नहीं हो रहा है, इस पर ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खबर अब्बास आपका भी, और बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अली आपका भी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।